देखिए, कल हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। हमने स्टडी किया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। आपने आज डेफिनेशन लिखी हुई है टेस्ट में, कल बताई भी थी आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। ये कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है। आपने इसका प्रूफ भी देखा था कि आईसी आईडी के बराबर कैसे होता है। कंटिन्यूटी की जो प्रॉब्लम थी हमने उसको सॉल्व किया था इसी तरीके से कि आईसी और आईडी बराबर होते हैं। और साथ में ये भी देखा था कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसमें जो इनकंसिस्टेंसी थी कि भाई कैपेसिटर प्लेट के पहले मैग्नेटिक फील्ड है, कैपेसिटर प्लेट के बाद मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रही बात? बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो होना चाहिए, बट जीरो नहीं होता। जीरो होने का मतलब ये हो गया कि बीच में कोई करंट नहीं है, और बीच में करंट नहीं है इसका मतलब ये है कि करंट हमारा ब्रेक हो रहा है, कहीं पर सर्किट ब्रेक हो रहा है, तो फिर कंटिन्यूटी कैसे बनी इसकी। इस बात पर एम्पियर सर्किटल लॉ जो था हमारा वो फेल हो रहा था। तो इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से सॉल्व किया गया था। और फाइनली फिर एक बात ये समझी गई थी, एक बात ये समझी गई थी कि जैसे फेराडे ने कहा था, अकॉर्डिंग टू फेराडे, जैसे फेराडे ने कहा था, क्या कहा था फेराडे ने, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। फेराडे ने क्या कहा था, चेंजिंग, फेराडे का स्टेटमेंट कुछ और था, उससे कंक्लूजन क्या निकाला हमने बता रहे हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकेंड वन इज, दूसरा जो स्टेटमेंट था ये फेराडे के अकॉर्डिंग था। मैक्सवेल ने क्या इसमें ऐड किया, मैक्सवेल ने एक बात सुनो, फेराडे का जो लॉ था ये प्रॉपरली एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने दिया था, मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं था। मैक्सवेल ने जो दिया था ये हाइपोथेटिकल था, इस बात का जवाब नहीं था लोगों के पास, इसलिए उस समय इनकी बात को कोई तोड़ नहीं सका था। बाद में इसी चीज को तोड़ा तो नहीं गया, लेकिन इसके सपोर्ट में हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था इनके इस स्टेटमेंट के 22 साल बाद, इवन इनकी डेथ के बाद। जिस समय तक ये जिंदा थे तब तक उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं किया था। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल आंसर था इनका। एक हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि बस ऐसी मन गढ़ंत, आपने सोच समझ के ऐसी, हाइपोथेटिकल मतलब आपने एक इमेजिनरी बात आपने कह दी। आपने कहा साहब नेचर लव सिमेट्री, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या इन्होंने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात याद रखना, पूरे चैप्टर का सार यही है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है साहब। इसके अलावा हमने क्या स्टडी किया था, एक तरह से रिकैप है हमारा कल का। हमने स्टडी किया था कि आईसी जो होता है वो होता है कंडक्शन करंट, जिसका फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी या क्यू अपॉन टी। दूसरी तरफ जो आई डी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता था वो था एप्सिलॉन नॉट डी फाई। अब जब देखो आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों चैप्टर पढ़ चुके हो, इसलिए अब फाई के नीचे लगाया करो कि फाई ई है या फाई बी है। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। डी फाई ई अपॉन डी टी। शुरुआत में तो केवल फाई से कोई दिक्कत नहीं थी साहब, शुरुआत में केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। गॉस थ्योरम याद हो आपको शायद, आपने फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं मेंशन किया था फाई है कि फाई ई है। शुरुआत में एक ही फ्लक्स हमने पढ़ा था, लेकिन अब क्योंकि दोनों पढ़ चुके हैं इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई का फॉर्मूला आपने स्टडी किया था, आपने स्टडी किया था एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ या सिंपली एम्पियर मैक्सवेल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ आपने स्टडी किया था। क्या था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी।
ये आपने स्टडी किया था। यहाँ तक हमारी कल बात हो चुकी थी। अब थोड़े बहुत एक दो न्यूमेरिकल हमें इस पर बेस्ड करने होंगे, ठीक है। जरा अपनी बुक ओपन करेंगे आप फटाफट से, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें हम, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 1 है, बुक में देखिए, नंबर बता रहा है वीडियो का, जो ये वीडियो है इस पर मिलती हैं। नीचे आ रहा है हमारे पास ये एक और साइन, कॉपी सी बनी आ रही है, इस पर आपको ये पेजेस मिल जाएंगे। इसमें 12th क्लास की फॉर्मूला शीट मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर। तो ये चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर 8 है ना। तो चैप्टर 8 हमारा ये रहा, इसको यहाँ पे रीड करके ओपन कर लेंगे यहाँ से। चैप्टर 8 आपको ओपन हो जाएगा फिर। तो हम बात कर रहे हैं इस समय एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल 1 देखिए जरा, कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए उसमें देखिए वो पास पड़ेगी, मान लीजिए अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ गया, हैज सर्कुलर प्लेट है, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कुलर प्लेट की रेडियस गिवन है, जो डेटा गिवन है उसे नोट करते हैं आप लोग। आपको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और कन्वर्ट करने से आप उसमें स्टैंडर्ड यूनिट में 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आप इसे सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा, ठीक है। साथ में आपको दे रखा है कि इट इज बीइंग चार्ज्ड, इसको चार्ज किया जा रहा है, कैपेसिटर प्लेट को चार्ज किया जा रहा है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेट राइजेज स्टेडीली एट द रेट ऑफ 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। वोल्ट पर मीटर जो होता है ये किसका यूनिट है? भूल गए, ऐसा कुछ याद है? dV/dr किसके बराबर होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। चैप्टर नंबर 2, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो न्यूमेरिकली नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के। dV मतलब वोल्ट, dr मतलब मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट है, बताया था पहले भी, भूल जाते हो जल्दी आप लोग। मतलब ये वोल्ट पर मीटर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पर सेकंड चेंज हो रहा है, यानी ये आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की रेट। क्या दिया है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की रेट दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेट से चेंज हो रहा है। किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कितना दिया है? 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये हमको मतलब dE/dt दे रखा है। और क्या दिया है हमें? और दिया है हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। स्टैंडर्ड में आपने कन्वर्ट कर लिया इसको सेंटीमीटर से मीटर में, इसे कर लिया कन्वर्ट आपने, ठीक है। नाउ लिसन आगे देखिए आगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको इसमें आई पूछा गया है, आई डी कितना होगा ये पता करना है आपको। तो आई डी का फॉर्मूला क्या हमारे पास? क्या हमें फाई पता है इस क्वेश्चन में? नहीं, हमें कुछ और पता है। शुरू करते हैं वहीं से। वी नो डैट, सभी बच्चे ध्यान से देखें जरा, हमें फॉर्मूला बताया था आई डी का। आई डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हम सभी जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट भी पता होगी सबको, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने सब में। खैर नहीं भी हो तो आपके क्वेश्चन मिल जाता है वैसे आपको। इसमें दिया है क्या? नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम में अगर आएगा, अब तो पेपर जो आता है ना, बोर्ड का पेपर जो आता है, उसमें पेपर के लास्ट में इस तरह के सारे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है जनरली। अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया होगा तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी पीछे लिखी हुई, इसकी वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है इसकी वैल्यू, अल्फा पार्टिकल के मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू,
ये पेपर के लास्ट में दे देते हैं आपको, बोर्ड के पेपर में। खैर देखिए, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, इसमें लास्ट में लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे। d/dt हमें फाई नहीं पता, बट हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, फाई होता है E इंटू ए। तो हम इसकी जगह E इंटू ए लगा सकते हैं। क्या प्लेट का एरिया चेंज हो रहा है या फिक्स है? जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, कहीं भी किसी तरीके से आपको ये आइडिया मिल रहा है क्या कि क्या प्लेट का एरिया बदल रहा है? क्या कहीं भी इस बात का जिक्र किया गया है? कैपेसिटर प्लेट के एरिया को तो फिक्स कर दिया ना इन्होंने। जब एरिया फिक्स है इसका मतलब ए कांस्टेंट है, इसका मतलब ए को हम बाहर ला सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। हाँ, अब काम बन गया। एप्सिलॉन नॉट पता है, ए निकाल सकते हैं, सर्कुलर प्लेट है, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डी ई अपॉन डी टी भी हमको पता है पहले। सारी वैल्यू लगाई, जल्दी से आंसर निकालिए। समझ में आया? बस थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे एक चीज आपने ट्विस्ट कर ली कि फाई की जगह ई इंटू ए लगाया है। डू इट फास्ट। हम यहाँ अब जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है अबाउट मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के कौन थे? इतना बड़ा इनका नाम इतने सम्मान के साथ हम ले रहे हैं, इतना बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं इनको, तो आखिर एक्चुअली क्या कारण है जिसके पीछे हम इन्हें कहना था ये इतने बड़े इंसान हैं। ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी के विषय में, बल्कि इसके अलावा इनके पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। मैक्सवेल ने 4 ऐसे इक्वेशन दिए थे जो फिजिक्स की पूरी ब्रांच को एक्सप्लेन करते हैं। आपने याद होगा 11th क्लास में एक टॉपिक था हमारे पास, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में स्टडी किया था कि फिजिक्स बहुत बड़ी है, बहुत सारी फिनोमेना यूनिवर्स में होते रहते हैं। सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम अलग अलग थ्योरी देंगे तो फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यूनिफिकेशन हमसे ये कहता है कि बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी ना देके कुछ ऐसी थ्योरी दी जाए जो बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसे यूनिफिकेशन कहा जाता है। इसके लिए आपको एक मैंने एग्जांपल दिया था 11th में भी। एक वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंग्स। 2017 में उनकी डेथ हुई है। स्टीफन हॉकिंग देखे होंगे आपने, नाम सुना होगा। व्हील चेयर पर, पूरे फुल बॉडी पैरालाइज्ड है, गर्दन भी ऐसी रहती है, बस उनकी एक फिंगर और आंखें काम करती थी बस। तो पूरा जो भी कुछ वो बुक उन्होंने राइट लिखी थी वो सिर्फ एक फिंगर से लिखी थी। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनके जीवन में रहा था। स्टीफन हॉकिंग्स मतलब एक तरह से उनका दिमाग जिंदा था बस, बाकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड। स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी एक बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने प्रयास किया कि दुनिया में होने वाली सारी घटनाओं को समझाने के लिए वो कोई एक थ्योरी दें। ऐसा ही एक प्रयास इनके द्वारा किया गया मैक्सवेल साहब के द्वारा। 4 इक्वेशन और फिजिक्स की 4 पूरी ब्रांच साफ कर दी उन्होंने इन 4 इक्वेशन से। उन्होंने कहा कि ये मेरा वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन से आप इस ब्रांच में कोई भी इक्वेशन आपका इस ब्रांच में आ रहा हो, कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पढ़े, आपने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट की वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आपने निकाले, बायो-सावर्ट लॉ वगैरह तमाम आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। अब ये कह रहे साहब इतना सब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन आपके इन सारे इक्वेशन को डिराइव कर सकता है। इस फॉर्मूले से आप इन सब को डिराइव कर सकते हो। ऐसे 4 इक्वेशन उन्होंने दिए, तो 4 इक्वेशन को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से। आप समझो, मतलब एक पूरी फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक इक्वेशन से डिराइव हो रहे हैं। तो वो इंसान कोई छोटा मोटा इंसान थोड़ी है। द ग्रेट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की बात हम कर रहे हैं। इसे इरेज कर दूं या उस वाले पे बोर्ड पर आ जाए? उसी पे आ जाना, ठीक है, इस पे आ जाइए। मैक्सवेल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं जरा। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, बहुत बड़ी तारीफ कर ली इनकी हमने। थोड़ा सा एक सीक्रेट भी बता दूं, कितने इक्वेशन है मैक्सवेल के? 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन पूरी ब्रांच को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत बड़े इंसान थे ऐसा हमने बोल लिया, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इन 4 इक्वेशन में से एक भी इक्वेशन का खुद का नहीं है। इन 4 इक्वेशन में से कोई एक भी इक्वेशन इनका खुद का नहीं है। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं आपने? उसमें एक सबसे पहला जो लॉ था
एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन इन इट्स ओन पोजीशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसे न्यूटन ने कहा था कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, मोशन का पहला नियम इसको बताया था। लेकिन ये नियम दिया किसने था वास्तव में? ये नियम दिया था गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो थे 1400 में, न्यूटन आए 1600 में। 200 साल बाद न्यूटन कह रहे हैं कि साहब गैलीलियो का जो नियम था ना, वो नियम तो उनके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से वो नियम मोशन का फर्स्ट लॉ है। भले मतलब क्या है, गैलीलियो उसको इनर्शिया के तौर पे समझा के गए थे, लेकिन न्यूटन काम कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन पर। उन्होंने कहा मोशन के नियम कौन कौन से सकते हैं, उन्होंने कहा भले दिया किसी ने हो, लेकिन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन है ये बताया किसने? न्यूटन ने। लेकिन दिया किसने था वो? तो वो इसका दूसरा नाम भी यही था, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, शायद आपको नाम याद हो। तो यही कहानी है मैक्सवेल की भी। मैक्सवेल ने भले ही इन सारी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे इक्वेशन होंगे, उन बहुत सारे इक्वेशन में छांटा साहब कौन सा वो इक्वेशन है जो सारी इक्वेशन को डिराइव कर सकता है। उन्होंने पकड़ा साहब ये वो इक्वेशन है। बहुत सारी रिसर्च के बाद पूरी ब्रांच में से किसी एक इक्वेशन को उठाया कि साहब ये वो इक्वेशन है जो इक्वेशन इस ब्रांच के हर एक इक्वेशन को निकाल सकता है। भले जिस वैज्ञानिक ने वो दिया था उसे खुद नहीं पता था ये वाली बात, ये किसने बताया कि ये निकाल सकता है? ये बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बहुत रिसर्च करके 4 इक्वेशन चुने। वो 4 इक्वेशन मैक्सवेल के खुद के नहीं थे, वो 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने चुने और ये बताया कि ये वो इक्वेशन है जो डिराइव कर सकते हैं फिजिक्स की इन चारों ब्रांचेस को। इसमें पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे लॉ पढ़े हैं। ये सब, ये जो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने ये वाला सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तमाम आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब ये तमाम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रखे हैं। पोटेंशियल, ये फॉर्मूला देखा हमने, ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं। मैक्सवेल साहब बोले ये सब फॉर्मूले तो बेकार हैं, एक फॉर्मूला है केवल जिसका नाम आप जानते हैं गॉस थ्योरम के नाम से, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम याद सभी हो गया थी? फाई इक्वल टू क्या था? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या यूं कहिए कि फाई इक्वल टू था इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। गॉस थ्योरम इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। इनका मानना यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब देखो मैं जैसे आपसे स्टार्टिंग में कह चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका अभी इंट्रोडक्शन के तौर पर आपका लिया जा रहा है, पहली बार आप इसे पढ़ रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है कि डिराइव करके दिखाओ इससे ये कैसे आएगा, आगे जाके है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में पूरी फिजिक्स है, आगे जाके आप स्टडी करोगे ग्रेजुएशन में तो वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ मिलेगा सब कुछ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जस्ट इतना बताया गया कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन में क्या बताता है। फर्स्ट इक्वेशन है गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। दूसरा इक्वेशन बात करूंगा, दूसरा इक्वेशन है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। कमाल की बात यह है कि दूसरा इक्वेशन भी गॉस नहीं दिया था, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड उन्होंने लिया कि ये था गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस इक्वेशन का नाम ही है गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये थी गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। किसी को याद है गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म कहाँ पढ़ी थी हमने? चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी। गॉस थ्योरम बताया था किसी भी सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। कारण भी बताया था कि जितनी मैग्नेटिक, उसमें चार्ज वाले केस में क्या था कि चार्ज तो इंडिपेंडेंट रह सकता है, याद होगा आपको, बताया था चार्ज तो इंडिपेंडेंट रह सकता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज अलग रह सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग रह सकता है, उसके आसपास एक सरफेस आप बना सकते हो, लेकिन मैग्नेट के पोल अलग अलग नहीं रह सकते। नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा साथ साथ रहते हैं, आप कभी उन्हें अलग ही नहीं कर सकते। तो जब साथ साथ रहेंगे तो टोटल पोल, ये आपने स्टडी किया था, इंटीग्रल बी डॉट डी ए, लग थोड़ा बाहर जाकर बात कर लो, इक्वल टू होता है हमारे पास 0। इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू 0, ये क्या था? ये गॉस थ्योरम थी
मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ऐसी थर्ड इक्वेशन है फैराडे वाला, और फोर्थ इक्वेशन जो आपने स्टडी किया था ये वाला था, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये फोर्थ इक्वेशन है। फैराडे वाला आपको याद ही होगा। थर्ड इक्वेशन था हमारे पास फैराडे से रिलेटेड। फैराडे वाला याद है क्या था? फैराडे का लॉ क्या था? E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ध्यान है? E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फैराडे लॉ से कहता था, तो अगर मैं E क्या है, EMF है, इस EMF को मतलब वोल्टेज को, क्या मैं यहां से देखा जाए, क्या मैं वोल्टेज को E इंटू, मान लो डिस्टेंस के तौर पर मैं L लिख रहा हूं उसको, E इंटू L लिख सकता हूं? नहीं समझ में बात। EMF का मतलब मैं इसको आगे की भाषा में कहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आगे जाके इसको ऐसे लिखा जाता है, शुरुआत में आपको समझाने के लिए लिखा था, आगे जाके इसको ऐसे लिखते हैं, और आपकी बुक में भी इस चैप्टर में इसको ऐसे लिखा गया, वो संभवतः देखो जरा आगे, हाँ ये दिया है, इंटीग्रल E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये क्या था हमारे पास? ये बताता था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये फाई बी है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से मतलब इससे आप इस तरह डिफाइन करोगे इसको कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करके आप इसे डिफाइन करोगे, जैसे आपने वहाँ किया था एम्पियर सेकेंडल लॉ में, बट सिलेबस में नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में उस पर नहीं जा रहे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैक्सवेल इक्वेशन जो थी हमारे पास, ये 4 इक्वेशन हैं। कहीं भले ही आपके सिलेबस में इस समय पर नहीं है, लेकिन कहीं भी आपसे ऐसे कोई पूछ सकता है, चाहे एग्जामिनर आए आपका वाइवा के तौर पर वो पूछे, वो पूछ सकता है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ भी बात कही तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा कि मैक्सवेल इक्वेशन बताओ। इस चैप्टर में बहुत फेमस टॉपिक था ये मैक्सवेल इक्वेशन, और इसमें से एग्जाम में आ ही जाता था क्वेश्चन कभी ना कहीं, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन कौन कौन से हैं, पर पता नहीं क्यों इस सिलेबस से हटा दिया गया। तो मेरा मानना यह है कि अगर बाई चांस कभी कहीं जिक्र आ गया वाइवा में, तो वाइवा में इसके बारे में आपसे जरूर पूछ लेगा कि मैक्सवेल 4 इक्वेशन कौन कौन से हैं। नाम बताना है सिर्फ आपको, इतना डेप्थ में कोई पूछेगा नहीं, और बाकी अगर आप नाम बताने के बाद भी कोई पूछ तो बता ही दोगे साहब। पहला इक्वेशन क्या है? गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दूसरा क्या है? गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म है। तीसरा क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। 4 इक्वेशन हो गए। पहला वाला क्या था? वही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होगा, टोटल फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज कंटेनिंग इट। दूसरा क्या है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज 0। तीसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। चौथा बाबला आपने देख लिया, लाइन इंटीग्रल वाला जो कॉन्सेप्ट था, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये 4 इक्वेशन है जो फिजिक्स की पूरी इन 4 ब्रांच को डिफाइन करते हैं। ऐसा टॉपिक और समझ लीजिए जरा, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। प्रिडिक्शन एम्पियर सॉरी मैक्सवेल्स प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल्स प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको नोट कर रहे हैं आप लोग, समझ लीजिए, बहुत बेसिक सी बात है, बस ज़्यादा कुछ बता मतलब लिखना कुछ नहीं, जस्ट बताना है मुझे। पूरी कहानी शुरू समझना जरा। टॉपिक है मैक्सवेल्स प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने एक प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई वेव होती होंगी। कैसे प्रिडिक्ट किया, शुरुआत से बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल साहब ने क्या प्रेडिक्शन किया? इसका उल्टा भी सच होता होगा कि एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, तो एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, और एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा एक और बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को, फिर वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड फिर से बनाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे के सोर्स बन गए। बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कर करके ऐसा संभव है कि कोई ना कोई इस स्पेस टाइम में एक ऐसी वेव भी एग्जिस्ट करती है जो इन दोनों फील्ड के मिलने से बनती है, और इस वेव को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपने इस प्रेडिक्शन के आधार पर उन्होंने ये भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं इसमें।
मतलब कह सकते हैं एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो किस तरह से है, मतलब अभी आगे जाके इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया, अभी सिर्फ प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। इनके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस एक्सिस में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे मान लो बीच में जीरो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, घट रहा है, घटते घटते इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एक बदलते हुए मैग्नेटिक लूप। किधर बनाएगा? इधर ही बनाएगा, इसके सामने, यहीं पे, यहाँ पे। जैसे ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पर। समझ में आ रही है? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड था, ये प्रोड्यूस करेगा एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ। ये जो बदलता हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ। मतलब इस तरह से कहानी चलेगी ओवरऑल। देखो इसको जिस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन, मतलब ऐसे मान के चलो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ये, और इन दोनों के मिलने से बन रही है एक वेव, जो वेव जा रही है सामने इधर। तो हमें पूरी बात आ रही है कैसे करके? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है इस एक्सिस में। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये हुआ वाई एक्सिस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है वाई एक्सिस में, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन किधर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट पर है। ये दोनों जीरो पर हुए, अभी नेगेटिव में मैक्सिमम आगे नीचे, तो ये कहानी चल रही है इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों के ऑसिलेशन चल रहे हैं साथ साथ, और इन दोनों के मिलने से कौन सी वेव बन रही है? घर जाके करके देखना इसको, मजा आएगा। डांस स्टेप मालूम पड़ेगी पूरी, कर लेंगे इसे नहीं कर लेंगे, मतलब टॉपिक समझ में आ गया ना। तो ये प्रेडिक्शन किसका रहा? मैक्सवेल का। इन्होंने कहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और आपस में इनके ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इन ऑसिलेशन से जन्म ले रही है एक वेव जो स्पेस टाइम में मूव कर सकती है काफी आगे तक, और इस वेव को हम बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये प्रेडिक्शन रहा मैक्सवेल का। यहाँ पे आज का टॉपिक ओवर।